हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एसआईपी इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम लोग अपना क्लैडेन की सीरीज जो लेके चल रहे थे, जिस चैप्टर 8 के बारे में बात कर रहे, उसी के रेस्पेक्ट में ये जो है ये आपका सेकंड चैप्टर है। पहले चैप्टर की वीडियो आप जरूर, मतलब सेकंड वीडियो है बेसिकली, पहली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर 8 की लोगों ने बात किया है कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। चैप्टर जो आपका बिलोंग कर रहा है वो एसिडिटी, बेसिसिटी एंड पीए से बिलोंग कर रहा है। तो इस चैप्टर को आगे ले चलते हैं, लेकिन आप जरूर इसके पहले वाली वीडियोस को एक बार जरूर देखिए। तो इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। तो देखिए आप क्या है कि हमने जनरल एसिड बेस रिएक्शन फॉर्मेट के बारे में बात कर। जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगी तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, उसी को आगे लेके चलते हैं। देखिए जैसे हमने कहा कि एक जनरल एसिड बेस रिएक्शन फॉर्मेट के बारे में जब हमने बात किया, एच जो कैसा बिहेव कर रहा है एसिड की तरह, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेस की तरह, तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ए नेगेटिव और बी एच पॉजिटिव। से हमने डिफाइन, ए नेगेटिव जो है वो आपका कॉन्जुगेट बेस है और बी एच जो है वो आपका कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल किया था। ये जनरल एसिड बेस रिएक्शन है। जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो एक कॉन्जुगेट पेयर का फॉर्मेशन। हम एसिडिटी और बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट को इस बेस पे भी समझते हैं। हम एसिड, मोर एसिडिक कंपाउंड इसे बोलते हैं, जिसके कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा, जिसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बेसिसिटी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आपको एसिड अप्रोच को डिटेल समझने का। तो आगे चलते हैं इस में। तो आगे अगर हम लोग डिस्कस करें तो जैसे हमारे पास कुछ एसिड बेस रिएक्शन, इन्हें करा के हम कॉन्जुगेट पेयर को आइडेंटिफाई करेंगे और रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कशन। तो एसिड बेस रिएक्शन में जैसे एक रिएक्शन हमारे पास HCl और वाटर मॉलिक्यूल, हम अच्छी तरीके से जानते हैं हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल वो आपका बेस की तरह भी है। हालांकि आपको क्लोरीन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल में है, वो हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा इन कंपैरिजन, क्योंकि क्लोरीन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन sp ऑर्बिटल प्रेजेंस है। तो ये लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी जो है रिएक्शन के बेस पे ही आइडेंटिफाई करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है कि के H पॉजिटिव से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन। साथ ही साथ Cl नेगेटिव आपका क्या हो जाता है, बाहर निकल। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन में जो स्पीशीज हमारी बनी है, इन्हें हम डिफाइन कर सकते। जैसे देखिए क्या कर रहा है, ये लोन पेयर डोनर की तरह बिहेव कर रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह, जबकि HCl जो है आपका H आयन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये कैसा बिहेव, आपका एसिड। कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ा था कि जो H आयन डोनर होगा उसे एसिड बोलेंगे और जो H आयन एक्सेप्टर होगा उसे हम बेस बोलेंगे। Cl नेगेटिव यहाँ पे क्या है, Cl नेगेटिव क्या है कि आपका H पॉजिटिव देने के बाद Cl नेगेटिव ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन इस पे कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है एक कन्वर्जन इसका हो जा रहा है, जिसे हम कॉन्जुगेट एसिड। देखिए इस रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी इन सबकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करे। अगर ये दोनों एंटिटी आपस में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रही हैं, तो ये रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अदरवाइज ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। आगे के लेक्चर में हम लोग इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अभी तो बेसिक चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग ये देखेंगे कि हम कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस को किन किन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर के बेस पे स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करें। तो आगे अगर मैं चलूं, सिमिलरली अगर हमारे पास एक और रिएक्शन है अमोनिया और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के बारे में बात करें तो देखिए इसके पास भी प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव कर सकती है। अमोनिया के बारे में बात करें तो इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह भी है। तो जब हम एसिटिक एसिड और अमोनिया पास लोन पास एसिडिक प्रोटॉन है, ये एसिडिक प्रोटॉन दे के किसका फॉर्मेशन होता है, कॉन्जुगेट बेस का, और किसका फॉर्मेशन, एसिड का। सिमिलर
हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी रिलेटिव स्टेबिलिटी के ऊपर ही है। तो इस रिएक्शन इक्वेशन में भी आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन कॉन्जुगेट एसिड है और कौन कॉन्जुगेट बेस। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में बात करें या हम डिस्कशन करें वाटर मॉलिक्यूल के नेचर के बारे में। वाटर मॉलिक्यूल देखिए क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या है कि प्रोटॉन भी है जो एटम्स टेस्ट। वाटर मॉलिक्यूल जो है एच एंड डोनर की तरह भी बिहेव कर सकता है। साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो आपका क्या हो सकता है कि कहीं पे अगर H पॉजिटिव प्रेजेंस उसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, एच एन एक्सेप्टर की तरह भी कर सकता है। वो स्पीसीज जो दोनों काम करे, एच एन डोनर और एच एन एक्सेप्टर, हम एम्फोटेरिक बोल, मतलब इसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों हैं अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट डेफिनेशन। तो हम अगर बात करें तो वाटर क्या कर सकता है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, एसिड और बेस दोनों की तरह। इसके पीछे का रीजन क्या है ये आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें तो विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करोगे तो वहां पे एच आयन इजिली रिलीज होगा और वाटर मॉलिक्यूल एच आयन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। और जो एच आयन एक्सेप्टर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और एच आयन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करके H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोनियम आयन की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कशन किया है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कशन किया है, हाइड्रोनियम कितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वहां पे डिस्कशन कर रखा है। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वाटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर के कंपैरिजन में, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल एच आयन डोनर की तरह बिहेव करने लगेगा। और किस तरीके का व्यवहार शो करने लगेगा, एसिड की तरह बिहेव। वो कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों बिहेवियर शो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो वाटर मॉलिक्यूल इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अगर हम बेसिक लेवल पे बात करें, बेसिक एग्जामिनेशंस के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आपका पूछा जाता है। तो हम कुछ एसिड बेस रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे हम एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को पहचानने की अभी सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आगे अगर चलें तो एसिटिक एसिड के बारे में बात करें तो देखिए जो एसिटिक एसिड है, अभी आपने देखा कि अमोनिया के साथ जब आप रिएक्शन करा रहे थे वहां पे एसिटिक एसिड जो है एच आयन डोनर की तरह बिहेव कर रही थी, मतलब एसिड की तरह बिहेव कर रही थी। बट जो एसिटिक एसिड है वो एच आयन एक्सेप्टर की तरह भी बिहेव कर सकती है, मतलब बेस की तरह बिहेव कर सकती है। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो होता क्या है कि HCl बेटर एच आयन डोनर होता है। सारा रीजन हम लोग समझेंगे। तो होता क्या है कि जैसे ही आपने एसिटिक एसिड डाला तो एसिटिक एसिड का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, ये आसानी से जो है आपका इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ। ये लोन पेयर जो है आपका डीलोकेलाइज्ड है, किसमें, पाई एंटी बॉन्डिंग CO में। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी रहती है, इसके पार्टिसिपेशन की, जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे प्रेजेंट है। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कौन सा एक स्ट्रक्चर होता है, इसके कितने जेनेटिक तो इसकी स्टेबिलिटी को इनहैंस करते हैं। ध्यान दीजिए अगर H पॉजिटिव यहाँ पे आता है आपका इस पे, तो हमारे पास ये जो स्पीसीज एंड अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी क्या हो सकती है, आपकी स्टेबलाइज्ड हो सकती है। तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं OH और आपका क्या Me। पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे। अब ये एक और कैनोनिकल फॉर्म पर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या, और लोन पेयर आपका डीलोकेलाइज्ड हो, लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड होके आपका क्या हो जाए OH और यहाँ पे क्या OH पॉजिटिव। लेकिन वहीं पे अगर आपने कहा कि नहीं H आयन जो है हमें तो ये दिख रहा है कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मैं इसके ऊपर मतलब ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके ऊपर इंट्रैक्शन कराऊंगा, तो आप ये पाओगे कि यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का। साथ ही साथ क्या ये हमारे पास ये स्पीसीज बन, अगर इसने बेस की तरह बिहेव किया तो सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर बनेगा, जबकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन ने बेस की तरह बिहेव किया तो जो आपका एसिड बन रहा है कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। दिस वन इज द स्टेबलाइज्ड बाय 3 रेजोनेटिंग। जाहिर सी बात है
कि इसके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी ज़्यादा है। मान लीजिए हमारे पास दो ऐसे सोल्यूशन, एक ऐसी प्रेजेंस है जो ज़्यादातर एच आयन कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में एसिटिक एसिड एच आयन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगी और ब्रॉन्स्टेन बेस आपका कहलाए। हालांकि क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है डी ऑर्बिटल से स्टेबलाइज्ड हो रहा है या लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन से स्टेबलाइज्ड हो रहा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन से भी स्टेबलाइज्ड। क्लासेस में और भी सारी बातें हम लोग करेंगे। तो हमने ये देखा क्या कि एसिटिक एसिड एसिड की तरह बिहेव कर सकती है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकती है। वाटर मॉलिक्यूल का जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक होता है, एच आयन डोनर और एच आयन एक्सेप्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है। हालांकि वो आगे चल के इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन लोग करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बात करें, हमारे पास देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट है जिसे हम अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड। अगर अमीनो एसिड के बारे में बात करें तो भी जो है वो क्या होता है आपका एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, या हम कहें किस तरीके से एम्फोटेरिक इन नेचर। हमने इसके बारे में बात किया जो एच आयन डोनर और एच आयन एक्सेप्टर की तरह भी है, फिर उसे एम्फोटेरिक बोलते हो। तो अमीनो एसिड में अगर आप जब डिस्कस करोगे ना तो होता क्या है कि अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमीन। अब आप ध्यान दीजिए, अगर अमीन ग्रुप के बारे में बात करें तो इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे अगर बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास क्या है, प्रोटॉन भी है। तब ये प्रोटॉन को दे भी सकता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाले वो प्रोटॉन ले लेगा। अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें डाल दें जो एच आयन दे, तो नाइट्रोजन की जो प्रोबेबिलिटी है प्रोटॉन लेने की वो आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके बारे में बात, एमिनो एसिड जो है एसिडिक ग्रुप भी कंटेन करता है जो COH है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और बेसिक ग्रुप भी कंटेन करता है जो आपका। अगर मैं इसे वाटर मॉलिक्यूल में डाल दूं तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल में जो आपका वाटर है, जैसे आपने यहाँ आपने वाटर डाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल में जो वाटर है इसका जो लोन पे वो यहाँ से क्या कर लेगा, प्रोटॉन ले लेगा। साथ ही साथ अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल में डाला इसको तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, नाइट्रोजन यहाँ से प्रोटॉन होता है, एक अनायन स्पीशीज बन जाती है, जबकि यहाँ पे एक प्रोटोनेट आयन, और वो स्पीशीज वो मॉलिक्यूल जिसमें कटायन और अनायन दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं उसे आयन। तो अगर इसके बारे में बात करें तो अमीनो एसिड दोनों बिहेव शो कर रही है आपकी एच आयन एक्सेप्टर एज वेल एज एच आयन डोनर, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल उन्होंने एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले, डिटेल में जाने के पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल के बारे में क्लेडेन ने बात किया, उसी के बारे में हम लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं। अब आगे चले तो हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट आता है पीएच इज द मोस्ट, समझना है। पीएच एक स्केल है जो किसी भी कंपाउंड की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को क्या है, एक्सप्लेन करता है। जनरली आप लैबोरेटरीज में पीएच स्केल को मेजर भी करते हो। यहाँ पे सिर्फ कुछ बेसिक चीजों के बारे में ही बात करेंगे जो आगे के चल के कॉन्सेप्ट को समझने में आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल। तो देखो आपका जो पीएच है वो कैसे सोल्यूशन और उसके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड पे कैसे डिपेंड करता है, ये हम लोग डिस्कस। तो पीएच स्केल को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है, पीएच देखो आप वैल्यूज अगर आपकी क्या हो, लेस देन 7 हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, वो सोल्यूशन जो आपका होगा क्या होगा, एसिडिक होगा। पीएच की वैल्यूज अगर 7 हो तो वो सोल्यूशन आपका क्या रहेगा, न्यूट्रल। अगर पीएच की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 7 है वो सोल्यूशन अल्कलाइन, या मतलब जनरली हम पीएच स्केल जो यूज करते हैं -14 तक का यूज करते हैं। 7 स्केल जो होती है वो न्यूट्रल होती है। 7 से जैसे ही आप पीछे की तरफ आओगे तो एसिडिक स्केल की जो आपकी बढ़ती है, 7 के ऊपर जब आप जाओगे तो बेसिक स्केल जो होती है वो बढ़ती जाती है। अगर पीएच 7 पे ही प्रेजेंट है आपका मॉलिक्यूल, आप क्या मॉलिक्यूल आगे अगर हम लोग तो देखिए इन्होंने डिफाइन भी कर दिया कि पीएच अगर 0 से 3 तो स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन, पीएच अगर 4 से 6 है तो वीकली एसिडिक है, पीएच 7 है तो न्यूट्रल है, पीएच 8 से 10 है तो वीकली बेसिक है, पीएच 11 से 14 है तो स्ट्रांगली बेसिक। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है जैसे जैसे पीएच वैल्यू आपकी क्या होती है, डिक्रीज करती
बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, pH वैल्यू आपकी क्या वो इंक्रीज कर। ऐसे भी कह सकते क्या कि एसिडिटी जो है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट pH वैल्यू, और एसिडिटी जो है आपकी एसिडिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट pH वैल्यू। ठीक है, और अगर हम बेसिसिटी के बारे में ध्यान दीजिए, बेसिसिटी के बारे में बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट pH, यही रिलेशन यहाँ पे निकल के आ। pH स्केल को थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, हो सकता है आपसे pH भी पूछा जा सकता है आगे की चल के चीजों। तो नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कशन करें तो इफेक्ट क्या पड़ता है किसका, एसिड के कंसंट्रेशन का, किसके ऊपर, pH के, मतलब pH के ऊपर एसिड के कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक प्योर एसिड HC, उसमें अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल में आ जाऊं, उसकी pH की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जैसे आपने देखा कि आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल प्लस आपके पास क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो वो जो सोल्यूशन pH के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल 1:1 रेशियो, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाए, पास क्या बन जाएगा, H3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बन। अगर मैं ऐसा कर दूं, क्या कर लूं, अगर मैं तो क्या कर लूं 2:1 रेशियो, तो अब आपके पास क्या H3O Cl नेगेटिव और एक वाटर मॉलिक्यूल और रहे। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जनरली आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करोगे कौन पे, Cl नेगेटिव। हमारे पास सोल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। कोई स्पीसीज जो प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर सकती, कोई स्पीसीज जो प्रोटॉन को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती, कोई स्पीसीज जो ब्रॉन्स्टेड बेस हो सकता है, कंसंट्रेशन बढ़। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, जैसे हमने HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं इसमें, वाटर मॉलिक्यूल, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है आपका ड्रॉप कर, कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप करने तब कि उस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर ज्यादा हो रहे हैं और HCl के मॉलिक्यूल पर कम होते हैं। ऐसे सिचुएशन में pH वैल्यू पे क्या फर्क, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सेप्टर स्पीसीज जो है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़, तो pH की वैल्यू वो आपकी क्या होगी, बढ़ती जाए। तो हम कंसंट्रेशन के बेस पे pH वैल्यू को भी फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं इसका कंसंट्रेशन एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता जाऊं तो pH वैल्यू है वो ड्रॉप होती जाएगी, और मैं बेस का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाता pH वैल्यू है वो इंक्रीज कर। टाइट्रेशन में पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो तो करते हो, तो वहीं से इन्होंने एक नॉर्मल सा बस थॉट से केवल आपको उठाया है। हालांकि आपसे ऐसे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा कम पूछे जाते हैं, बट टाइम में सारे कॉन्सेप्ट का होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कशन करें, इन्होंने थोड़ा सा ये भी बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो आपकी डेली लाइफ में, एसिटिक एसिड के बारे में। एसिडिक एसिड को हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज, प्रिजर्वेटिव मतलब को सुरक्षित रखने, ऑर्गेनिज्म डिग्रेडेशन आने के लिए, माइक्रो को मिनिमाइज्ड करने के लिए भी हम करते हैं, जिससे सड़ने या खराब होने की या जो प्रोबेबिलिटी होती है वो रिड्यूस्ड। बेसिकली जो एसिटिक एसिड है वो किस किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए खतरनाक है, मतलब किन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करता है कि देखो बैक्टीरिया और फंगल के ग्रोथ को क्या करता है, रिटार्ड करता है। जनरली अगर हम पिकल्स मतलब अच्छा या हम ब्रेड या फिशेस में बात करें, तो अगर आपको उन्हें लॉन्ग टाइम तक तो आप उसे एसिटिक एसिड कॉन्टैक्ट में रख, ड्यूरेबिलिटी होगी या एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा दिन तक होगी, खराब होने की संभावनाएं वो आपकी कम होंगी। तो एक्ट एज अ बैक्टीरियल एंड फंगिसाइड्स अनडिसोसिएट फ्रॉम pH लोअरिंग से। जनरली जब हम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो 0.1 to 0.3 का जो प्रिजर्वेटिव के काफी बढ़िया
तो देखो आपका क्या होता है कि कुछ आप हमारे घर में भी कुछ चीजें पाई जाती हैं, विनेगर हम यूज करते हैं, विनेगर में भी आप चीजों को अगर रखोगे, सिरका जैसे आप, तो खराब होने की आपकी जो संभावना वो आपकी कम रहती है। विनेगर को हम प्रोपेनोइक एसिड से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो मेन जो एसिटिक एसिड इज आल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, अल्किल चैन को बदल भी सकते हैं। पास ये यहाँ पे हम अल्किल चैन को अलग अलग चेंज भी कर सकते हैं। तो आपके पास एक अलग अलग एसिड मिलती जाएंगी, कैन बी आल्सो यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। वो उतना डिटेल में बात नहीं, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बातें कर रखी, एटलीस्ट आपको ये पता हो जाना चाहिए तो आपके एसिटिक एसिड है उसका प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है स्टॉप करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को स्टॉप करने।